हेलो फ्रेंड्स, आज से लगभग 10 साल पहले निर्भया गैंगरेप की खबरें सुनकर के पूरा देश हिलसा गया था। लोग गुस्से से सड़कों पे आ गए, प्रोटेस्ट हुए और एक लंबी लीगल बैटल के बाद उन सभी रेपिस्ट को सजाए मौत मिली। लेकिन उस इंसिडेंट के 10 साल बाद भी भारत देश में रेप के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। ना सिर्फ रेप, इंडिया और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, एसिड अटैक। तो आखिर वो क्या रीजन है जिसकी वजह से भारत देश अपने आजादी के 75 साल के बाद भी इन सब प्रॉब्लम को कम करने में नाकामयाब रहा? दोस्तों, इसका सबसे मेजर रीजन है इंडिया में सेक्स एजुकेशन का ना होना। तो आइए इसी चीज को समझेंगे गहराई से हम आज के इस वीडियो में। और साथ में आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने के पीछे हमारी काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च वर्क होता है, शूटिंग होती है, एडिटिंग होती है। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, जिससे इस तरीके की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए बना सकें। और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, कि जो भी नए पेरेंट्स हैं आज की दुनिया में वो अपने बच्चों को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। I'm here to start an open conversation about SEX. सेक्स एजुकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ डेटा और फैक्ट्स रखना चाहता हूं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आज की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको क्लियरली समझ में आ सके। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग भारत देश के अंदर सिर्फ साल 2021 में 31,000 से भी ज्यादा रेप रजिस्टर किए गए हैं। दैट मींस 86 रेप्स पर डे। ये तो सिर्फ रेप की बात है। अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो साल 2021 में 3,71,000 केसेस रजिस्टर किए गए हैं क्रुएलिटी अगेंस्ट वुमेन के नाम पे। दैट मींस 49 ऑफेंसेस पर आवर। और दोस्तों, आपको हैरानी ये सुन करके होगा कि 3,71,000 केसेस में 32% जो केसेस हैं वो हस्बैंड के खिलाफ है। वैसे तो पूरी दुनिया किसी भी इंसान के लिए, स्पेसिफिकली वुमेन के लिए एक सेफ जगह होनी चाहिए, लेकिन जो सो कॉल्ड उनका घर सबसे सेफेस्ट प्लेस होता है, वहां पे भी औरतें आज के डेट में सेफ नहीं है। अगर घर के बाहर और घर से अगर वुमेन बच भी जाए तो उनका हरासमेंट देखा जाता है उनके वर्क प्लेस पे। इसकी वजह से वुमेन बाहर निकल करके काम करने के लिए भी इनकरेज नहीं होती है। दोस्तों, ये तो रिपोर्टेड डेटा है। इस देश में ना जाने कितनी महिलाएं हैं जो अपना केस रजिस्टर भी नहीं कराती है किसी न किसी डर की वजह से, और बहुत ऐसे केसेस हैं जो समाज में सो कॉल्ड इज्जत की वजह से रिपोर्ट नहीं किए जाते। ये तो हो गई वुमेन की बात। भारत देश के अंदर बच्चों के साथ भी ना जाने कितने सेक्सुअल अब्यूज के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जो आपको आए दिन मीडिया में दिखाई देते होंगे, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो इससे भी कहीं ज्यादा भयावह होते हैं। ये तो हो गई वायलेंस की बात। अब करते हैं वुमेन की हेल्थ की बात। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 52% वुमेन भारत देश के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है, जिसकी वजह से उन्हें काफी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और गवर्नमेंट की ये डेटा भारत देश में होने वाले चाइल्ड मैरिजेस की सिचुएशन को भी हाईलाइट करती है, जिसके अकॉर्डिंग भारत देश में 27% ऑफ लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, और 52% ऑफ गर्ल 15 साल से 19 साल के बीच में प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये चीज माँ और बच्चों के लिए काफी डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें दोनों की जान को खतरा होता है। और हम सभी ने कभी ना कभी अपने दादाजी और नाना जी के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि उनके जमाने में ना जाने कितने बच्चे और उनकी माओं का डेथ हो जाता था अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज की वजह से। और अगर हम एबॉर्शन की बात करें तो WHO की रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया भर में सिर्फ एक साल में 121 मिलियन वुमेन की जो प्रेगनेंसी होती है वो अनइंटेंडेड होती है। दैट मींस वो चाहते नहीं है प्रेग्नेंट होना। इसकी वजह से हर साल 71 मिलियन वुमेन को एबॉर्शन करवाना पड़ता है, जो उनके हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होती है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग 45% ऑफ एबॉर्शन जो होती है वो अनसेफ होती है, और ये नंबर इंडिया में काफी ज्यादा है। दैट इज 67%। दैट मीन्स हर 10 में से 7 एबॉर्शन अनसेफ है, जिसकी वजह से हर रोज भारत देश के अंदर 8 महिलाओं का निधन हो जाता है। अब आइए बात करते हैं पॉर्न पे। इंडिया की जो सिचुएशन है पॉर्न देखने के मामले में वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। लॉकडाउन के समय इंडिया में 95% का इंक्रीमेंट देखने को मिला पॉर्न व्यूअरशिप में। इसका मतलब इंडिया के लोगों में सेक्स को लेकर के काफी इंटरेस्ट है, लेकिन सेक्स विदाउट सेक्स एजुकेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जन्म दे देता है। वो सभी प्रॉब्लम जिसको अभी हमने डिस्कस किया है डेटा के थ्रू, क्योंकि आज भी हमारे देश में फॉर्मल सेक्स एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी है और जिसका सोल्यूशन हम निकाल नहीं पा रहे। और जिस तरीके से भारत देश में इंटरनेट रिवोल्यूशन एंड OTT प्लेटफॉर्म की पेनिट्रेशन बढ़ गई है, आज के टाइम में ये काफी ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंक्लूड करें। यही रीजन है मेरा आज के इस वीडियो को बनाने का, जिससे काफी लोगों की अंडरस्टैंडिंग सेक्स को लेकर के चेंज हो सके। सेक्स किसी भी एनिमल और प्लांट की एक बायोलॉजिकल ट्रेट होती है, जिसे हम कभी बदल नहीं सकते। इट मीन्स कि नेचर ने उसे कैसा बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारे फॉर्म्स में सेक्स लिखा हुआ देखा होगा। इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाहता है कि आपकी नेचुरल आइडेंटिटी क्या है, क्या आप मेल है, फीमेल है या ट्रांससेक्सुअल है। और वहीं पे आपने बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स देखे होंगे जहां पे जेंडर लिखा हुआ होता है। इसका मतलब वो फॉर्म आपसे ये पूछना चाहता है कि आप मेन है, वुमेन है या ट्रांसजेंडर है, क्योंकि जेंडर एक सोशियोलॉजिकल टर्म है और वहीं सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है।
तो आइए समझते हैं कि इस डिफरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। आप सभी जानते हैं कि हम सब एक प्रिमिटिव सोसाइटी में रहते थे, दैट मीन्स आदिकाल में, जहाँ पे सभी लोग एक साथ बड़े प्यार से रहते थे, वो भी बिना कपड़ों के। और अभी तक आपने किसी भी सोशियोलॉजिकल स्टडीज में ये नहीं देखा होगा कि ऐसी सोसाइटी में भी रेप होती थी। तो इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन था कि लोग उस समय अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करते थे, जिस तरीके से जानवर करता है। आप सभी जानते हैं कि जानवरों की अपनी एक बायोलॉजिकल नीड होती है, खाना पीना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और सेक्स भी उसी एक बायोलॉजिकल नीड में आता है। सेम लाइक दैट प्रिमिटिव सोसाइटी में भी लोग सिर्फ अपने बायोलॉजिकल नीड्स के लिए जीते थे। धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, एग्रीकल्चर प्रेवलेंट हुई, जिसकी वजह से एक सोसाइटी डेवलप होना शुरू हुई। और इस सोसाइटी की वजह से दो नई चीज उभर करके आई। एक थी सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी, दैट मीन्स वुमेन एंड मेन। ये सिखाया जाता था कि वुमेन की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें किस तरीके से रहना, मेन के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें कैसे रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो चीजें अभी तक बायोलॉजी के आधार पर डिसाइड किया जाता था, वो सोशियोलॉजी के आधार पर डिसाइड होने लगा। इसी सोसाइटी की वजह से एक दूसरी चीज डेवलप हो गई, दैट इज सेल्फ आइडेंटिटी। और इस सेल्फ आइडेंटिटी ने जन्म दिया ईगो को। और इस ईगो की वजह से लोग अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे और दूसरे की जो फीलिंग्स, इमोशंस है, इसको धीरे धीरे सप्रेस करना शुरू कर दिया। और जो सोसाइटी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए थी, वो धीरे धीरे चल करके एक रिग्रेसिव सोसाइटी बनने लग गई। और इसी की वजह से हजारों प्रॉब्लम्स हर एक सोसाइटी में देखने को मिली। और ये चीज आप इंडिया में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वैदिक काल से लेकर के गुप्ता काल तक औरतों की जो स्टेटस थी, उसे धीरे धीरे करके कर्टेल किया गया। और कहते हैं ना कि जब प्रॉब्लम अराइज होता है तो उसके सॉल्यूशन फिर लोग ढूंढने लगते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। और इस रिग्रेसिव सोसाइटी को प्रोग्रेसिव बनाने का सॉल्यूशन था सेक्स एजुकेशन। तो दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन करके कि सेक्स एजुकेशन की शुरुआत भारत देश में हुई, जब एंशिएंट टाइम में वात्सायन ने कामसूत्रा और कल्याण मल्ला ने अनंगरंगा की रचना की थी। दोनों किताबें मेन एंड वुमेन की सेक्सुअलिटी को काफी हद तक एक्सप्लेन करती है, जिसका उदाहरण आप भारत देश के प्राचीन मंदिरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे मेन एंड वुमेन की सेक्सुअलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से डिपिक्ट किया गया। फिर धीरे धीरे सोसाइटी ने वुमेन और उनकी सेक्सुअलिटी को सप्रेस कर दिया, और फिर मोरालिटी के नाम पे काफी मिसकंसेप्शन स्प्रेड करे गए। इसकी वजह से हम एक दूसरे की सेपरेट आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन सही मायने में सेक्स एजुकेशन की शुरुआत उस समय हुई जब यूरोप के अंदर रेनासा देखने को मिला, दैट मींस पुनर्जागरण। जब सोसाइटी के अंदर रेप जैसी प्रॉब्लम एक डेली रूटीन बन गई थी। इस चीज का एग्जांपल आप देख सकते हैं रैंडी थॉर्ने एंड टी पाल्मर की बुक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ रेप में, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से क्रिस्टोफर कोलंबस और उनके जो दोस्त थे माइकल डी कॉर्नियो, जिन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि जब वो कैरेबियन आइलैंड में विजिट किए थे तो उस टाइम उन्होंने कितनी सारी वुमेन के साथ रेप किया। और ये रेप एक एब्सोल्यूट चीज बन गई थी यूरोप के अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। रेप करना या औरतों की मॉडेस्टी को छीनना एक डेली रिचुअल्स हो गया था। सोल्जर्स इस चीज को बड़े प्राइड से देखते थे। और इस चीज का एग्जांपल देख सकते हैं आप एंटनी वीवर की बुक फॉल ऑफ बर्लिन में, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि हर सोवियत यूनियन के आर्मी ने हर एक जर्मन वीमेन जो 8 से 80 इयर्स ओल्ड की थी, एक एक का रेप किया। रेप की वजह से काफी ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूरे यूरोप के अंदर फैल गए, लाइक सिफिलिस एंड किनोरिया, जिसका ना तो कोई इलाज था, ना ट्रीटमेंट, और ना जिसके सिम्टम्स भी इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते थे। क्योंकि इस डिजीज से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, अवेयरनेस। वो अवेयरनेस दी गई सोल्जर्स को सेक्स एजुकेशन के थ्रू। जब अमेरिका के अंदर कैमरलिन काहन एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था 1918 में, जिसने सेक्स एजुकेशन को सोल्जर्स के लिए मैंडेटरी बना दिया था। वैसे तो सेक्स एजुकेशन एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चों को आइडेंटिटी से जुड़ी हर वो शिक्षा वो उनको प्रोवाइड कर रहे जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। इसलिए सेक्स एजुकेशन वो प्री एजुकेशन है जो हर बच्चे को उनके एडल्टहुड से पहले देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जिससे वो अपने एडल्टहुड में आने के बाद अपने जीवन से जुड़े फैसले सही तरीके से लेने में सक्षम हो। बट रिसर्च ये इंडिकेट नहीं करती, क्योंकि हर पेरेंट डेवलप कंट्रीज में भी 1950s के दौरान सेक्स को एक टैबू कंसीडर करते थे, इसलिए वो डायरेक्टली अपने बच्चों को ये सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट को मजबूर होकर के सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा स्कूल करिकुलम में, जिससे वो समाज के अंदर काफी प्रॉब्लम लाइक सेक्सुअल वायलेंस, रेप, ऐसी चीजों को सॉर्ट आउट कर सके। एंड देन पूरी दुनिया में पहली बार शिकागो शहर के सभी स्कूल में सेक्स एजुकेशन को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया 1913 में। देन 1920 में पूरे यूएस के स्कूल में इसे मैंडेटरी कर दिया गया। वो अलग बात है कि पहले सेक्स एजुकेशन बस लिमिटेड थी रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन हेल्थ तक, जिससे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इन सब चीजों को कर्ब कर सके। और सिमिलरली सेक्स एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया यूरोप के भी अंदर 1950s के टाइम। बट यूएस और यूरोप में सेक्स एजुकेशन की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे भी जो कंजर्वेटिव लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इस चीज़ से जो उनकी सोसाइटी है वो करप्ट हो जाएगी। इसलिए यूरोप और यूएस के अंदर काफ़ी सरकारें थी जो सेक्स एजुकेशन को फुल फ्लेजेड वे में इंप्लीमेंट करने से डरते थे। लेकिन पूरी दुनिया की गवर्नमेंट को सेक्स एजुकेशन फुल फ्लेजेड में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। के पीछे सबसे बड़ा रीजन था HIV एड्स। 1980s के दौरान जब HIV एड्स यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी फैलने लगा, तो सेक्स एजुकेशन वो एकमात्र टूल था जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए आज भी आप एड्स के कैंपेन में ये चीज देखते होंगे कि उसमें लिखा हुआ होता है कि जानकारी ही बचाव है। जिन कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, उसके पीछे दो मेजर रीजन है।
एक तो पॉलिटिकल, दूसरा सोशियोलॉजिकल। और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो एक मेजर वोट बैंक को लूज कर ले। और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर काफी पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स ने टाइम टू टाइम ये स्टेटमेंट्स दिया है कि हम सेक्स एजुकेशन को इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। और इंडिया में काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे उनके करिकुलम में सेक्स एजुकेशन आज भी बैन है। और आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि इंडिया जैसी कंट्री को सेक्स एजुकेशन क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए और इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। कि सबसे पहला रीजन ये है कि जब एक सोसाइटी इतने सारे प्रॉब्लम से सफर कर रही है तो उनके लिए सेक्स एजुकेशन एक बेटर टूल होता है जिससे इन सभी प्रॉब्लम्स को हम कर्व कर सकते हैं। दूसरा, आज जिस हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे पॉर्न देखना बस एक क्लिक दूर है, वैसी सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके और इंडिया की यूथ शॉर्ट टर्म प्लेजर्स से दूर हट करके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़े। और तीसरा सबसे मेजर रीजन ये है कि किसी भी कंट्री को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एजुकेशन, जो किसी भी इंसान की सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी को एक्सप्लेन कर सके। और इस एजुकेशन का पर्पस बस इतना होता है कि बच्चे और यूथ को इतना काबिल बनाया जा सके कि वो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी फैसले बहुत ही समझदारी और कॉन्शियसली ले सके। क्योंकि हर डिसीजन के अपने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बट वो कॉन्सिक्वेंसेज हमें आज दिखाई नहीं देते, वो कॉन्सिक्वेंसेज हमें 10 साल के बाद दिखाई देते हैं। इसलिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में जो आज फैसले ले रहे हैं वो काफी हद तक सही हो। और किसी भी डिसीजन की सही होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। अब इंडिया में इसे इंप्लीमेंट कैसे करें? देखिए, सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेक्स एजुकेशन की होती है वो पेरेंट्स की होती है, लेकिन इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चों से खुल करके सेक्स जैसी टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो अपने स्कूल के अंदर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें। लेकिन वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरीके के कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन सोसाइटी तो यूरोप में भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन वहाँ के भी गवर्नमेंट ने स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को इंप्लीमेंट किया, क्योंकि उनको पता था सेक्स एजुकेशन देने के फायदे क्या हैं। इससे किसी भी चिल्ड्रन की एक ओवरऑल ग्रोथ होती है, और वो जिस समय स्कूल में रहते हैं तो वो काफ़ी बच्चों के साथ होते हैं, तो जिससे वो क्लियरली एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाते हैं और उनकी जो समझ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से विकसित हो पाती है। और तीसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास मीडिया की। मीडिया यानी मूवीज का काफ़ी असर होता है लोगों के माइंड पे, तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कंटेंट क्रिएटर्स की कि वो किस तरीके से सेक्स एजुकेशन को सोसाइटी तक पहुंचाएं। और आज के टाइम में क्रिएटर्स इस चीज़ को काफ़ी जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। 2000 में बनी फिल्म विकी डोनर, 2017 में सुमंगल सावधान, 2022 में डॉक्टर अरोड़ा, जनहित में जारी और अभी छतरी वाली, ये फिल्मों का सेंट्रल थीम सेक्स एजुकेशन ही है। अभी मूवीज के अलावा जो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, नेटफ्लिक्स पे आई सेक्स एजुकेशन की सीरीज, जिससे स्कूल गोइंग एडोलेसेंट काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम सब की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हम सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करें जिससे हमारी सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बन सके।